चलिए तो आज पढ़ना है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह पर बसे हुए समुदाय के बारे में ना। चलिए, तो ट्राइबल के बारे में पढ़ना है, खाना बदोश जो घुमक्कर लोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 7 का हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? 7वां चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 7वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए आज आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं, बहुत आराम आराम। पूरा खत्म करना है तो हाँ, नहीं, जितना जितना देर तक हम खड़े रह सकते हैं ना उतना देर तक हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए, जनजातीय समाज की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। किसकी? जनजातीय समाज की बात करेंगे। तो अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीपीय के कई समाज ब्राह्मणों डरा सूझे गए। देखिए, सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। देखिए, समाज में, पुराने समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सामाजिक या धार्मिक कर्म कांड को नहीं मानते थे। जो कर्म कांड होता है, जो पूजा पाठ होते हैं, बड़े बड़े आडंबर होते हैं, वो तो उसको बहुत सारे लोग क्या करते थे? नहीं मानते थे। और ना ही कई असमान वर्गों में विभाजित थे। ये प्राचीन बात हो रही है, बहुत समय पहले की। तो बहुत सारे लोग क्या थे? ब्राह्मणों से डरे हुए और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। जैसे हम लोग वेद के बारे में पढ़े थे ना, कि वेद पढ़ने का और वेद पढ़ना और सुनना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था ना, और किसी के लिए नहीं था। लेकिन बाद में से फिर बढ़ा, और जैसे जैसे बदलाव आया उस तरह से धीरे धीरे सभी लोगों के लिए हो गया। ठीक है, देखिए, तो हम लोग भारत की आदिवासी या जनजाति के बारे में पढ़ेंगे ना, जो हम लोग से अलग, उसका अलग दुनिया है ना। जो ट्राइबल एरिया होता है उसका एक अलग दुनिया होता है। वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है उसको खुद पता नहीं होता ना। लेकिन अभी भी बहुत सारी जनजाति हैं जो ये नए दुनिया से मेल मिलाप रखते हुए नई दुनिया में मिल गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जनजाति क्षेत्र हैं जिसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो पूर्वज करते आए हैं वही सारी चीजें वो भी अभी कर रहे हैं ना। नहीं, बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र में आधार कार्ड नहीं बना। चलिए, तो अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो मतलब बहुत सारी अभी भी जनजातियां हैं जो खेती से ना, जो कि भारत प्राचीन काल से ही क्या रहा है? कृषि प्रधान रहा ना। तो कृषि प्रधान, यहाँ के लोगों का मुख्यतः आजीविका कृषि पर निर्भर था। और कृषि के साथ साथ क्या करते थे? पशुओं को पालते थे ना। कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे। तो जनजाति, बहुत सारे अभी ऐसी जनजाति हैं जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं और जंगलों में कृषि का कार्य करते हैं, क्योंकि जंगलों में और कोई रोजगार संभव है नहीं। तो मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के लिए कहाँ निर्भर रहते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी होते हैं या संग्राहक होते हैं या पशुपालक होते हैं। कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं तो वो शिकारी है, कुछ ऐसी जनजातियां क्या है? शिकारी है, या फिर संग्राहक है, या क्या है? पशुपालक है। शिकारी का मतलब होता है पशु या पक्षियों को हाँ मार कर खाना। ठीक है, उसके बाद है संग्राहक, भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, और ये पशुपालक, तो पशुओं को पालने वाले पशुपालक। कुछ जनजातियां खाना बदोश भी थी। खाना बदोश मतलब घुमक्कर। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? घुमक्कर होता है। तो कुछ जो जनजातियां थी ना, वो खाना बदोश थी। इस उपमहाद्वीपीय के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप या इस उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में बहुत सारी अभी भी जनजाति, भारत में भी बहुत सारी जनजातियां, लास्ट में हम बताएंगे कि कौन कौन सी जनजातियां भारत में रहती है। ठीक है, और किन किन राज्यों में प्रमुख रूप से रहती है। तो ये पशुपालक हो गए, पशुओं को पाल रहे हैं। चलिए, इस सब में ज्यादा फिगर नहीं है, ज्योग्राफी में ज्यादा फिगर होता है समझने के लिए, यहाँ तो ऐसे ही होता है। चलिए, आगे देखिए, जनजाति लोग कौन थे? ये प्रश्न आएगा ना कि जनजाति कौन थे। ठीक है, तो देखिए, समकालीन इतिहासकारों और
मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। समकालीन इतिहासकार, उस समय के इतिहासकार, समकालीन मतलब क्या होता है, समान समय का, समकालीन का मतलब समान समय। तो उस समय के इतिहासकार और मुसाफिरों ने, मुसाफिरी मतलब घूमने वाले, जैसे एक देश से दूसरे देश गए ना, जो क्या हो गए, वो पर्यटक। तो मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। और जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे पहले, अभी भी हैं। जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ क्या रहता था, बदलता रहता था हमेशा। आज यहाँ रुके, कल यहाँ से यहाँ भोजन समाप्त हो गया तो फिर दूसरे जगह चले गए, फिर वहां भोजन समाप्त हो गया, तीसरे जगह चले गए। तो घुमक्कर जीवन व्यतीत करते थे। उनका इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ क्या होता था, बदलता रहता था ना। पंजाब में कौन सा जनजाति, खोखर जनजाति, याद रखिएगा, ये पंजाब की जनजाति है खोखर, ठीक है। 13वीं 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे। जो यहाँ पंजाब की जनजाति, याद रखिएगा क्या नाम था उसका, हाँ खोखर, ये पंजाब की जनजाति खोखर, ठीक है। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, बहुत प्रभाव था इसका, ठीक है, इस जनजाति का। चलिए, ये जनजाति है पंजाब का खोखर, ठीक है। इसी तरह दिखता है। कौन सा, ये पंख रहता है पशु पक्षियों का, पक्षियों का पंख लगा। हाँ, अब जंगलों में जो रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में रहेगा, उसको इस दुनिया से मतलब नहीं होता है, तो फिर जैसा मनो वैसा जीवन जिएगा। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां लोगों के पास कपड़े नहीं होता है पहनने के लिए। हम्म। वो ये सब जो लगा हुआ है ना, ये सब पेड़ का छाल है, पेड़ का छाल का बना हुआ है। ये सब तो कपड़ा है, नया है ना। चलिए, हाँ हाँ, अब धीरे धीरे आधुनिक हो रहा है ना। अब धीरे धीरे लोगों को देखता होगा ना तो बदलाव आता है। जैसे पुराने फिल्मों में आप देखिए, कितना बड़ा बड़ा मतलब लोगों का, अब कितना टाइट टाइट हो रहा है। पहले फैला हुआ था, फिर टाइट हो गया, फिर फैलेगा, फिर टाइट होगा, यही चलता रहेगा, ये चक्र है। हाँ, बिना कपड़ा का, सही बात है। पहले नहीं था तो वैसे, अब है तो भी वैसे ना। लोग, देखिए, हाँ सही बात है, लोग कपड़े का वजन को कम करना चाहते हैं ना। बताइए, सही बात। तो सबसे अच्छा उनके लिए क्या, ट्रैवल एरिया है। आराम से ट्रैवल एरिया में जाइए, मिल के रहिएगा, है कि नहीं। लगेगा ही नहीं कि हम लोग आधुनिक से आए और वो ट्रैवल है, एकदम जैसे ये रंग रूप है ना, ऐसे घुल मिल जाना है। देखिए कपड़ा कहाँ है, कम पहने हुए हैं, इतना हम काम चल जाएगा। आदत है, शरीर, आप देखिएगा, जिसके पास कपड़ा नहीं होता है वो भी ठंडा में जीवन यापन कर लेता है। अब देखिएगा, ठंडा नहीं, आप जितना अधिक कपड़ा पहनिएगा आपको उतना ही अधिक ठंडा लगेगा। तो हाँ, एक आदमी है जो डेली सवेरे सवेरे, ठंडा हो या गर्मी, नदी में नहाने वाला, नदी में नहाता डेली, और ऐसे ही खोल के, हाँ डेली नहाता है, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि जो वातावरण है ना वो हमारे शरीर, शरीर हमारा है ना वातावरण के अनुकूल हो जाता है। और जब शरीर अनुकूल हो जाएगा तो शरीर को कुछ नहीं होगा। अब पूरा एकदम बांध के रखे हुए, एकाएक खोले, बस हो गया काम खत्म। तो ठंडा मार देगा एकदम। चलिए, बहुत आदमी के, जिसके पास नहीं होता है कपड़ा, वो तो किसी तरह जीवन यापन कर ही लेता है ना। चलिए, अब वो क्या बोलते हैं, पूस की रात है वो कहानी था ना, उसमें देखिए, उसमें भी उसके पास कपड़ा नहीं होता था। चलिए, तो कहाँ की बात कर रहे थे हम लोग, पंजाब की बात कर रहे थे ना। तो यहाँ बाद में एक और लोग आए, क्या नाम था, गख्खर लोग, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। पहले कौन सा, खोखर, अब कौन सा, हाँ ये ज्यादा। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या नाम था इसका, कमाल खान गख्खर, और इसको अकबर ने मनसबदार बनाया था। मनसबदार का पोस्ट ऊंचा होता था, ठीक है।
उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम बलोच था। उत्तर पश्चिम बलूचिस्तान से ही संबंधित है ना। उत्तर पश्चिम में आप अगर जाइएगा कहा, उत्तर पश्चिम में क्या होगा वो बताए थे ना। ये देखिए उत्तर हो गया, ये पश्चिम, इधर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, इराक है, ये उत्तर पश्चिम में ही है ना। तो इधर देखिए बलूचिस्तान, मतलब बलूच लोग बलूचिस्तान से ही थे, तो बलूचिस्तान में हम लोग देखेंगे तो बलूच ये क्या था, सबसे विशाल जनजाति था बलूच। अब तो आ गए ना, जो समाज है उसमें आ गए ये सब। ये लोग अलग मुखियों गरिये की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीपीय के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरीके से प्रभुत्व था। देखिए नागालैंड में नागा, ये नागा जनजाति है, कहाँ का, नागालैंड का। अहोम भी उत्तरी पूर्वी का है, ये असम में भी कुछ मिलेगा अहोम जनजाति, ठीक है। तो ये सब भी जनजाति। देखिए यहाँ पर दो चीज है, पहले हम लोग देखे उत्तर और पश्चिम में कौन सा, बलूच। बलूच ये सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली जनजाति था। ये उत्तर पश्चिम के बाद हम लोग उत्तर पूर्व में देखेंगे, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ क्या देखे हम लोग, नागा, नागालैंड में नागा, अहोम, अहोम गांव है मणिपुर, वो नॉर्थ ईस्ट में ही है बहुत सारी, लेकिन सबसे ज्यादा जहां होगा उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। नागा जनजाति है, लोग होते, हाँ हाँ नागालैंड में। देखिए आप बात करते हैं बिहार और झारखंड। पहले तो बिहार झारखंड एक ही था ना, 2000 ईस्वी में क्या हो गया, अलग हो गया। तो बिहार और झारखंड की बात करते हैं जनजातीय मामले में। तो बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। किसका, चेर, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, कोली बेराद तथा भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। किसकी, भील, याद रखिएगा। अभी भील और गोंड ये सबसे बड़ी जनजाति है। अभी एमपी में तो भील है सबसे बड़ा, भील। उत्तर प्रदेश में गोंड ना, तो भील और गोंड मानिए ना सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो गोंड के बारे में याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है, गोंड। बैटरी खत्म हो गया क्या, चलिए। तो गोंड जनजाति क्या है, बड़ी तादाद में कहां है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए देखिए खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, इनके रहने का कुछ आश्रय होगा ना। आदि मानव कैसे रहते थे, आदि मानव कहाँ रहते थे, पेड़ पर या गुफाओं में ना। दिन भर पेड़ पर रहते तो रात में गुफाओं में, या रात में भी पेड़ पर रहते थे और बारिश के दिनों में या ठंडक के दिनों में कहाँ, गुफाओं में रहते थे ना। जानवर के साथ, एक तरफ जानवर देख रहा होता था आदि मानव को, एक तरफ लोग आदि मानव देख रहा होता था जानवर को, सामने सामने दोनों। लेकिन एक दूसरे को बचना था ठंडा से और वर्षा से, इसलिए एक दूसरे पर वो आक्रमण नहीं करते थे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। देखिए खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे, ठीक है, दूर दूर घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था ना। घूम घूम कर वो जीवन यापन करते थे और मुख्य रूप से उनका जो उनका जीवन किस पर था, दूध और पशुओं से प्राप्त उत्पादों पर, ठीक है। जो खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे, ठीक है। विनिमय मतलब क्या होता है, लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन। ये जो ले जाते थे ना, इसके बदले ऊन और घी के बदले क्या, अनाज, कपड़े मिलता था ना, इसी से क्या होता था, हाँ लेन देन हो जाता था। क्योंकि ये तो इनका जगह अस्थाई नहीं था ना, ये घुमंकर
घुमक्कर जीवन, घुमंतु नाम ही है घुमंतु, खाना बदोश, मतलब हमेशा घूम घूम के खाना इकट्ठा करने वाले संग्राहक ये सब थे ना। मतलब कहीं जाके अभी भी हम लोग देखते हैं ना, हाँ वो सब देखते हैं ना कि कहीं 10 दिन लगाया और आसपास के एरिया में चंदा मांगा, वहां से हो गया खत्म, पूरा एरिया इकट्ठा हो गया, वहां से उठा किसी और एरिया में जाएगा ना। तो घुमक्कर लोग, ठीक है, घूम घूम के जीवन यापन करते हैं। चलिए, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, याद रखिएगा बंजारा जो थे ना वो सबसे महत्वपूर्ण खाना बदोश में से एक थे। कौन सा? नहीं होता है ना, कट जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दीजिए। देखिए, तो बंजारा की बात करते हैं तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी, समझ रहे हैं ना, वही आदान प्रदान करने वाले, विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय थी, क्योंकि पैसा तो लोगों के पास था नहीं, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन चल रहा था ना। चलिए, उनका महत्वपूर्ण कारवां टाड़ा कहलाता था। उसका जो कारवां होता था, कारवां मतलब साथ चलने वाला झुंड, कारवां मतलब साथ चलने वाला जो झुंड होता था उसको क्या कहते थे? टाड़ा। क्या है? टोंडा है ना, ये टोंडा, टांडा, अच्छा ये टोंडा, ये टोंडा, ठीक है। चलिए, वो देख लीजिए टांडा टोंडा, हाँ वो टांडा टोंडा जो है देख लीजिए, टांडे है ना, ये टांडा है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए उसका जो कारवा चलता था ना, किसका? बंजारे लोगों का, बंजारे लोगों का जो कारवा चलता था, ये बंजारे लोगों का जो कारवा चलता था इसको क्या कहा जाता था? टांडा, ठीक है। चलिए, कई पशुचारी मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और क्या करने, हाँ भ्रमण करते थे। मतलब क्या करते थे? ये पालते पोसते और हमेशा ये घूमते रहते थे। अभी भी यही होता है ना, पशुओं को रखते हैं और क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर आप जितना बनाइएगा ना, जितना हम नोट्स बना के इसमें डाल दिए ना, उससे बाहर का नहीं होगा। आप लोग अगर आराम से पढ़िएगा तब उससे बाहर का क्वेश्चन उम्मीद नहीं है कि आएगा, और 2-4 आ सकता है, 2-4 के लिए, लेकिन 40 में से 35 यही सी से रहेगा। आप क्वेश्चन मिला के आप देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आप मिला के देख सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर सब मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। हम तो कहे प्रीवियस ईयर बनाइए, क्वेश्चन के लिए खरीदना पड़ेगा, BOO के अवेलेबल है मार्केट में, होबे नहीं करेगा। यूथ का सबसे अच्छा देखे ऑनलाइन वाला है ना, डिस्कशन है उसमें, डिस्कशन पढ़ लीजिए। कौन बोले? चलिए देखें किसका, हाँ देते हैं सो, सर ग्रुप में भेज देते हैं। यही तो बुक वाला है, नोट्स, यही नोट्स है जो पढ़ा रहे हैं, वही नोट्स है। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो प्रिंट करवा सकते हैं, इसको प्रिंट करवा लें तो पता चलेगा आपको, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मोबाइल, चलिए, बदलता समाज, नई जनजातियां और श्रेणियां की बात करते हैं। जैसे जैसे समय में बदलाव आया उस तरह समाज में भी बदलाव आया, और जनजातीय लोगों के अंदर भी क्या होगा? बदलाव आ गया, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी बढ़ती चली गई। देखिए, समाज में हमेशा लोगों की जरूरत बढ़ती है ना, बढ़ती है, किसके साथ साथ? अर्थव्यवस्था अगर अच्छी हो ना, पॉकेट की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो हमेशा क्या होगी कि क्या बढ़ेगी? जरूरतें बढ़ती है।
जब पॉकेट में पैसा रहे तो ऑटोमेटिक जरूरत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वही कही गई है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती है तो नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। किसके बीच? ब्राह्मणों के बीच नई नई जातियां अब सामने आने लगी है। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारी जनजातियां हैं जो आम जैसे हम लोग जीवन जीते हैं ना, उसी तरह का जीवन वो भी जी रहा है। लेकिन बहुत कम जनजातियां अभी बची है जो जंगलों में रहती है। अभी ऐसे यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए, दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाजों में शामिल कर लिया गया। अभी देखिए हमारा जो समाज है वो जाति के नाम पर विभक्त हो चुका है, बांटा गया है। किसके नाम पर? जाति के नाम पर। और उसी में सबको शामिल किया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया है ना। हमारे समाज में बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बना। जब पहले जो है ना, पहले वर्ण व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। ये बता भी चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़े हैं ना वर्ण व्यवस्था को। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हो गए? ये 4 वर्ण हो गए। और ये वर्ण जो थे ना, ये 4 वर्णों से ही और जातियां बनी है। और पहले वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ कहा गया कि ब्रह्मा जी या विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, और वैश्य की उत्पत्ति जांग से, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई थी। ऐसे। और पहले जो जाति व्यवस्था था ना, वो था कर्म के आधार पर। इसको किस आधार पर बांटा गया था? कर्म के आधार पर, कि जैसा मतलब जिस कार्य को जो करता है ना, उसी आधार पर उस जाति में हो जाएगा। लेकिन बाद में इसकी अवधारणा बदल दी गई और कर्म का स्थान कौन ले लिया? जन्म। तो जन्म के आधार पर भी जाति का विभाजन हमारे समाज में हो रहा है, कि जिस जाति में जन्म लोगे उसी जाति के रहोगे। ठीक है, चलिए वही बात यहां भी कही गई है कि दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाजों में शामिल कर लिया गया हम लोग के समाज में ना, और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया है। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार है। पहले वर्ण व्यवस्था, अब जाति व्यवस्था। पहले कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। अभी कौन सी व्यवस्था? जाति व्यवस्था। चलिए ठीक है। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ था ना। क्षत्रिय जो राजपूत हैं क्या है? क्षत्रिय हैं, बताए थे ना। तो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकतों में काफी इजाफा हुआ। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। देखिए यहां पर कहा गया कि 11वीं और 12वीं सदी आते आते क्षत्रिय लोग थे ना, उसके बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। जो क्षत्रिय थे अभी राजपूत हो गए। ठीक है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। ठीक है। ये अब देखिए नजदीक से एक नजर हम लोग देखते हैं। नजदीक से एक नजर। गर्मी तो हमको लगना चाहिए था। चलिए देखिए नजदीक से एक नजर हम लोग देखेंगे तो गोंड लोग कहाँ? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। अभी गोंडवाना क्षेत्र कहाँ? उसी के आसपास। ठीक है। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। देखिए स्थानांतरित कृषि पढ़ाए थे ना। क्या हो गया कि आज यहाँ खेती कर ली और फिर कुछ इसको क्या करते थे? छोड़ देते थे और दूसरे जगह करते थे ना। जगह बदल बदल कर क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है। विशाल गोंड जनजाति अभी भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है। चलिए तो विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। कुल समझते हैं ना,
छोटे छोटे हाँ कुलों में प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। देखिए विजयनगर के शासकों को तो राय राय कहा जाता था ना, तो विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? राय। तो अभी भी राय कहा गया। तो प्रत्येक कुल का अपना राजा या इसी को क्या कहते थे? राय। ये होता था। जिस समय दिल्ली के सल्तनतों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। उस समय जब दिल्ली सल्तनत ना, दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंश को देखे थे ना, कौन कौन से वंश थे? हाँ दिल्ली सल्तनत में कितने वंश? 5 वंश ना, गुलाम वंश। उसके बाद पहला वंश कौन सा? गुलाम था। उसके बाद दूसरा खिलजी, खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक, तुगलक वंश। उसके बाद हाँ सैयद, सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। ठीक है। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी को बाबर ने हराया था और मुगल वंश की स्थापना की थी ना। तो गुलाम वंश हम लोग कब से कब तक देखे थे? 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526। ये हाँ तो इब्राहिम लोधी की तो बात कर रहे हैं ना। ओ सॉरी, इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था। ठीक है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। खिलजी वंश का कौन सा? जलालुद्दीन। हाँ। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां और लोधी वंश का बहलोल लोधी। ठीक है। ये संस्थापक, ये सब तो लिखा चुके हैं पहले, थोड़ा बीच बीच में आ जाता है तो रिवीजन हो जाता है। ठीक है। चलिए ये शासन काल थोड़ा याद रखिएगा आप लोग ना। क्या याद रहेगा? पूछे ना पूछे, अब पूछ देगा उस समय खोजिएगा कहाँ था। और सबसे तब बहुत बड़ा दुख होता है जिस चीज को आप पढ़िए और एक नजर से गलती से देख लीजिए और उस समय याद नहीं कीजिए, वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ठीक है। तो फिर दिक्कत हो जाता है कि आंख से देखा हुआ नहीं बना, है कि नहीं। चलिए तो आगे की तरफ चलें। लिख लिए इसको। इसी काम को बाद में कीजिएगा तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। इसके बाद 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल वंश, मुगल वंश 2 भागों में हुआ। 1526 से 1707 और 1707 से 1857। और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिस जो नई दिल्ली से दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों ने उसे पकड़कर रंगून भेज दिया था। ठीक है। और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलिए ये गोंड जनजाति है इस तरह का, ये ठीक ठाक है। अभी आधुनिक समाज में घुला मिला ऐसी जनजाति ना, नहीं नहीं। अब जो गोंड लोग हैं ना वो अब आम आम लोगों की तरह जीवन जी रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए, गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। कितने गांव थे? यह एक समृद्ध राज्य था। समृद्ध मतलब सभी चीजों से पूर्ण। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई कि हम भी अब राजपूत बनना चाहते हैं। कौन? गोंड के जो सरदार थे। अहोम लोग मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। अहोम कहां से आए थे याद रखिएगा। अहोम जो है ना मौजूद म्यांमार से, कहां से आए थे?
म्यांमार से ही आए और कहां बस गए, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में बस गए। उन्होंने भूइयां, भूस्वामी जो लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। कौन सा, भूइयां, ठीक है। याद रखिएगा अहोम लोग कहां से आए थे, याद रखिएगा, देखिएगा म्यांमार से आए थे, बताते हैं किधर से। चलिए किसी तरह देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये म्यांमार है। क्या है ये, हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ ही म्यांमार है ना। तो यहीं से कौन सी जाति आया था, अहोम जनजाति, अहोम। और ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्रों में आकर बस गए थे ना, अहोम जनजाति, ठीक है। तो यही है, बगल में म्यांमार है, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश तो बता दिए थे ना, इधर कौन सा, नेपाल, इधर भूटान, इधर चीन, इधर पाकिस्तान, ऊपर से अफगानिस्तान। चलिए, और ये बांग्लादेश, ये बीच वाला बांग्लादेश, नीचे मालदीव, इधर मालदीव, इधर श्रीलंका। हो गया ना, कितना, हाँ लक्षद्वीप यही अरब सागर में। और कौन, मालदीव देश है, मालदीव की राजधानी माले। हाँ श्रीलंका भी देश है, छोटा है मगर चलिए, श्रीलंका भी देश है। रावण गया था, रावण का घर था, आपको पता नहीं है, तब बताइए रावण अपना राज कैसे छोड़ सकता था। तो श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, ठीक है, सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन कहा जाता था उसको। और एक और नाम था उसका, अभी याद नहीं आ रहा है, किन्हीं व्यक्ति को याद नहीं, बहुत अच्छा नाम था, कौन पूड़ करके है, कोई पूड़ नहीं, वो तो कर्नाटक में पंपापुर सरोवर था वहीं पर, तो वो याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ी ये याद नहीं आ रहा है। और श्रीलंका, अभी श्रीलंका नाम है, श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, अभी श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे हो गई है ना, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे या कोट्टे पुरे, कोट्टे पुरे या पुरे कोट्टे। चलिए, तो अब देखिए अहोम लोग कहां से आए थे, म्यांमार से। ये गढ़ कटंगा को याद रखिएगा, जो गोंड राज्य था, वहां 70,000 गांव थे। कितना गांव थे, 70,000 गांव थे। गढ़ कटंगा एक गोंड राज्य था, जहां कितने गांव थे, 70,000 गांव थे। यह एक समृद्ध राज्य था, सभी चीजों से पूर्ण। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। और हम लोग कहां से, म्यांमार से आकर कहां बसे, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे, देखिए 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कोच हाजो जो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। कौन, अहोम, ठीक है, अहोम की बात हो रही है। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कोच हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। आग्नेय शस्त्र समझते हैं ना, अस्त्र शस्त्र का, हाँ। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में वो सक्षम हो गए थे अहोम लोग सब, ठीक है। बताइए उस समय भी अहोम समाज
कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज के कुल को क्या कहा जाता था? खेल। अहोम समाज कुलों में विभक्त था जिसको क्या कहा जाता था? खेल। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। जो जनजातीय जो देवता को मानते थे ना, उसी की क्या करते थे? उपासना करते थे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, शुद्ध समाज था। ठीक है। अहोम पहले का भारत की प्रमुख जनजाति देखिए भील जनजाति जो यहाँ प्रमुख है। इसके अलावा बहुत सारी जनजाति है, लेकिन ये सब प्रमुख जनजाति है भारत की ना। भील जनजाति, गोंड, संथाल, मुंडा, बोडो, थारू, भोटिया, नागा। देखिए भील जनजाति के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, मध्य प्रदेश। गोंड जनजाति के बारे में पढ़े हैं, 2-4 राज्य में अभी पढ़े हैं ना। उसके बाद संथाल जनजाति झारखंड, ठीक है। मुंडा भी झारखंड। बोडो, बोडोलैंड असम, बोडोलैंड असम, बोडो, ठीक है। थारू जनजाति अभी मैप में देखते हैं थारू के बारे में। देखिए भोटिया जनजाति उत्तराखंड और नागा नागालैंड का। हाँ रुक गए हैं, साफ है। नहीं नहीं, सब पहले लोग थे। हम लोग आधुनिक जीवन जीने लगे, वो सब जंगलों में रहने लगे जिसकी संख्या कम थी। हम्म। आदि मानव तो जंगलों में ही रहे ना। आदि अभी आदिवासी जंगलों में रहते हैं, पहले आदि मानव रहे। भील मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ यहाँ एक मैप है। देखिए मैप है, ये आपको दिखेगा राज्य बाय राज्य कि कहाँ कहाँ कौन सी जनजाति हैं, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपके पास चला जाएगा ना। मुंडा झारखंड का, बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह 1855-56। हाँ सिद्धू और कान्हू किधर? ये लिख लिए ना, लिख लिए। अहोम, बोडो, बोडोलैंड असम असम और मेघालय, बोडोलैंड का काट काट मेघालय हिमाचल प्रदेश। हो गया ना। चलिए। हाँ ये सब आपको चला जाएगा ना मोबाइल में, पीडीएफ चला जाएगा ये सब, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिएगा, ये मैप बाय आपको बताए थे कि कौन कौन से राज्य कहाँ हैं। एक बार यहाँ दर्शा देते हैं, आप इसको देख लीजिए राज्य को। कहाँ पे? भैंस पालन, ये टोंडा, ये जनजाति है ना, ये सब जनजाति के बारे में है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में है जो भैंसों को पालती है, वो जनजाति टोंडा। हाँ वो भी गद्दी है जनजाति। देखिए ये है ना, देखिए एक मिनट। सबसे पहली बात है, आप एक मैप रखिएगा और जो स्टेट समझ में नहीं आएगा अपना देख ले जाएगा, यहाँ से मैप से सब कुछ हो जाएगा। इधर से देखिए, पहले इधर से चलिएगा, फिर इधर से चलिएगा, फिर ऊपर जाइएगा, फिर नीचे आ जाइएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर इधर हो गया, और यहाँ इस भाग को कहा गए अब क्या, लद्दाख क्षेत्र हो गया। ठीक है। और नीचे आएगा हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है, इसके नीचे आइएगा तो क्या है ये ये ऊपर ये ये कर्नाटक है, ये केरल,
ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, तो सभी लोगों को तो पता है। फिर कहाँ? गोवा है यही बीच में, नीचे नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ गोवा है। भारतीय सब जनजाति का नाम लिखा हुआ है, जो राज्य में जो जनजाति है ना। तो इस तरह से ना ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कहाँ गए? लगातार ही करें, बहुत देर का हो जाएगा। चलिए 8वां चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से मेल मिलाप। ठीक है, तो 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, ये सब भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है, रहने दीजिए, होने दीजिए डायरेक्ट। पीछे तक दिख रहा है ना, साफ साफ? थोड़ा सा लेटर का साइज छोटा है बस। अब हो गया काम। देखिए, परमेश्वर का विचार, परम है ईश्वर, परमेश्वर ना। चलिए, तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे ना। जो समूह के लोग थे वो अपने अपने देवी और देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार क्या होने लगे? विकसित होने लगे। जैसे जैसे सोच बदली ना भाई, या फिर जुड़ते चले गए तो विचारों का भी, लोगों का विचार भी बदलने लगा। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इन बंधन से क्या कर देते हैं? मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बंधन से मुक्त कर सकते हैं परमेश्वर। परम जोड़ ईश्वर, परम है। चलिए, भगवत गीता के बारे में तो पता ही होगा ना। भागवत गीता कृष्ण के द्वारा कही गई है ना, और कही गई है कि इसमें जो भी बातें लिखी हुई है ना वो सब सही है। देखिए, अगर आपको नॉलेज बढ़ाना हो, वास्तव में आपको नॉलेज में विकास करना हो, तो कम से कम एक पेज भगवत गीता का हिंदी वाला, जिनको संस्कृत समझने में दिक्कत है क्योंकि संस्कृत में लिखी गई है ना और हिंदी में भी है, तो कम से कम श्लोक पढ़िए, अर्थ पढ़िए एक पेज का, और निश्चित तौर पर आपका जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, मोह माया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि हाँ हाँ, वही वही, हर चीज के लिए समय निकालिए, तो अपने धर्म के बारे में भी कुछ जानिए, धार्मिक चीजों को भी पढ़ना चाहिए, है ना। और सारे भगवान एक ही हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, झूठे कुछ अंधभक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को पढ़ नहीं पाते। तो पढ़िए पहले, तब भक्ति कीजिए। सीटेट सीटेट पढ़ना है। सबसे पहला काम है कर्म। वो लिखा हुआ है ना, वो कर्म बाकी क्या लिखा हुआ है कि कर्म, लोगों को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लोग अच्छा कर्म करिएगा तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। आपको भागवत गीता के बारे में इससे पहले भी कोई चैप्टर में पढ़ाए हैं, याद है ना? महाभारत के बारे में पढ़ाए थे ना, और महाभारत का ही एक भाग भागवत गीता है। भागवत गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय है ना, वो बताए थे ना, भागवत गीता में 18 अध्याय है। और ये महाभारत पढ़े थे, महाभारत में कितने अध्याय? 1948। कितना अध्याय? श्लोक है 1,02,17 श्लोक है महाभारत में।
ठीक है। और महाभारत का ही एक भाग क्या है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, चलिए। तो प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। देखिए, शिव की बात करें ना तो ये प्रारंभिक हैं। शिव की बात करेंगे तो ये प्रारंभिक देवी देवता, सबसे प्राचीन काल से शिव ना, मतलब वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी इनकी पूजा होती थी, शिव की, याद है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में भी शिव की पूजा, तो शिव की पूजा तो बहुत बहुत पहले से ही होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता महाभारत के बाद है और लगभग सेम है। कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में ना। और यह भी कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले भारत में एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, और वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। हाँ, तो उस समय नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, नगर था। तो नगर बनने का टेक्नोलॉजी आज नहीं आया, 5000 साल पहले आया। हाँ, कौन? हाँ 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 हाँ, कुछ तो हुआ तब ना सब विनाश हो गया था, और कोई साक्ष्य साक्ष्य के आधार पर। तो यहाँ देखिए, देवी देवताओं के रूप में शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। किसको पूजा जाता था? शिव, विष्णु और किसको? दुर्गा को। चलिए, नहीं, महाभारतिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता भी था। यही भागवत गीता का पुस्तक है। हाँ, मतलब होता था कि नहीं होता था वो प्रमाण हमको भी नहीं पता है। चलिए, हाँ हाँ, रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में। चलिए, हाँ, अब अभी हम वहां गए नहीं, ठीक है। अब जाएंगे तो जरूर देखेंगे कि लाल है, तो वीडियो बना के जरूर डालेंगे नेट पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए विष्णु जी, हो गए शिव जी, और ये हो गए, चलिए, दर्शन हो गया क्लास में। चलिए हाँ, कह दीजिएगा कि सीटेट की जय ना, एक ही बार सब पास हो जाए, है कि नहीं? सभी लोग ना, इनका आशीर्वाद रहा तो सब लोग पास हो जाए, जितने लोग क्लास में मौजूद हैं। और बाहर वाले को तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन दर्शन हो रहा होगा तो हम मिल जाएंगे। हाँ, अरे बाप रे चलिए नहीं नहीं, देखिए, जब लोग कष्ट में होता है तब भगवान को याद करते हैं, और जब कष्ट दूर होता है तो एक बार भी भगवान को याद नहीं करते। नहीं ना, होता ही है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा याद रखते हैं। का, काम चलिए रहा है। चलिए, भगवान के नामे से काम चलाना है, बाद बाकी कुछ नहीं। चलिए, दक्षिण भारत में भक्ति, आपको याद होगा कि दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत के बारे में पढ़े थे ना। जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो भारत में दक्षिण भारत से ही हुई थी ना। और दक्षिण भारत में ही बड़े बड़े मंदिर और प्राचीन मंदिर भी आपको मिलेंगे, बहुत अधिक मंदिर कहाँ मिलेंगे? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो दक्षिण भारत में भक्ति की बात करते हैं तो नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नैनार मतलब शैव, शिव को मानने वाले को क्या कहा जाता था? नैनार। शिव को जो मानता था उसको नैनार, और जो विष्णु को मानता था उसको अलवार। विष्णु को मानने वाले अलवार और शिव को मानने वाले नैनार। समझे? देखिए, यहां समझाते हैं आपको। देखिए, टाइम टाइम लगेगा लेकिन आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाहट नहीं है, आराम आराम से चल रहा है। देखिए, तो दक्षिण भारत की बात करते हैं, जो भक्ति आंदोलन की बात थी दक्षिण भारत में ना, तो वहां मुख्य रूप से दो प्रमुख ये, एक था अलवार, अलवार, और दूसरा क्या था?
नयनार। तो अलवार मतलब विष्णु को मानने वाले। किसको मानने वाले? विष्णु को मानने वाले जो थे वो अलवार कहलाए। ठीक है। और नयनार किसको मानते थे? शिव को। या शैव भी इसी को कहते थे ना, शैव या वैष्णव, शैव या वैष्णव। तो देखिए अलवार और नयनार, तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी पता है? 12। अलवार संतों की संख्या 12 और नयनार संतों की संख्या 63। अलवार संतों की संख्या 12 और नयनार संतों की संख्या कितनी? 63। अलवार महिला संत अंडाल, अंडाल थी। अलवार में सबसे प्रमुख महिला संत कौन? अंडाल। जिस प्रकार उत्तर भारत में मीरा कृष्ण की भक्त थी ना, उसी प्रकार दक्षिण भारत में विष्णु की भक्त अंडाल थी। ठीक है, चलिए। और नयनार में कराईकल, नयनार महिला संत में कराईकल। जिस प्रकार उत्तर भारत में मीरा थी उसी प्रकार दक्षिण भारत में नयनार संत में कौन? कराईकल। तो यहां भी कह सकते हैं जिस प्रकार अलवार संत में अंडाल थी उसी प्रकार नयनार संत में कराईकल। ठीक है, तो ये अलवार और नयनार की बात हो गई थी ना। तो अलवार वैष्णव मत को मान, या विष्णु को मानने वाले को क्या कहा जाता था? अलवार। विष्णु को मानने वाले अलवार, शिव को मानने वाले नयनार। वैष्णव मतलब अलवार संतों की संख्या, नयनार संतों की संख्या, और महिला संत इसमें प्रमुख रूप से लिया। तो महिला में अलवार महिला, तो अ से अलवार, अ से अंडाल याद रख लीजिएगा। अ से, हाँ हाँ, प्रथम महिला संत थी, महत्वपूर्ण महिला संत थी। ठीक है। और नयनार में कराईकल। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये इसका जो उदय हुआ था ना 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, कुछ नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व नयनार मतलब शैव धर्म वाले और अलवार मतलब कौन से धर्म वाले? वैष्णव धर्म वाले। तो शैव धर्म वाले शिव को मानते थे अपना आराध्य देव, और वैष्णव धर्म वाले विष्णु को अपना आराध्य देव मानते थे। ठीक है। ये संत सभी जातियों के थे, एक ही जाति के नहीं थे, सभी जातियों के, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी इसमें शामिल थे। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। ठीक है। तो छुआछूत लोग मानते थे इसको, पुलैया जाति और पनार जाति, ये भी जाति के लोग अलवार और नयनार संत में थे। ठीक है, चलिए। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। कटु मतलब मन से आलोचना करने वाले, कटु मतलब बुरी बुरी आलोचना करने वाले, कटु। ठीक है। तो वे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कटु आलोचक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव, या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी को भी माना जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये सब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के काफी आलोचक थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। देखिए, अब देखिए, जो लोग शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, वो जैन और बौद्ध को थोड़े मानेंगे। अपने धर्म वाले लोग दूसरे धर्मों में बुराई ढूंढते ढूंढते हैं ना। जो जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो सभी धर्म में अच्छा है, मतलब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से धर्म को मानते हैं। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी जो भी मानेंगे सब भगवान को मानेंगे, है कि नहीं? वैष्णव धर्म, देखिए यहाँ, देखिए सीधे लिखा गया, संस्थापक ने लिखा गया, सीधे लिखा गया है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय रामानुज को जाता है। रामानुज, रामानुज, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, रामानुज। और उत्तर भारत में आइएगा तो रामानंद। तो भद्रबाहु वो जो था ना, वो जैन मुनि था।